तुमने एक बार अंधेरे को तो देख ही लिया है। तुम्हें पता ही होगा कि आगे क्या क्या हो सकता है, इसलिए चलो जल्दी। विराज ने आगे कुछ भी नहीं बोला और उनके साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। पेड़ों से भरा जंगल खत्म हुआ तो एक खुला मैदान आ गया। मैदान बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो छोटे छोटे हरे घासों से भरा हुआ था। घास देखते ही दादी रुक गई और पेड़ के पीछे छिपकर वहां खड़े हिरण के एक झुंड को देखने लगी। विराज भी पेड़ के पीछे छिप गया। उसे थोड़ी गर्मी लगने लगी थी। उसने सोचा इतना चलने की वजह से ये हो रहा है, लेकिन वो गर्मी उस पत्थर की थी जो उसके शरीर में ऊर्जा पैदा कर रही थी। वहीं छिपे छिपे दादी ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए एक मंत्र पढ़ा, शाक्तनम बाघस्त्रम, शाक्तनम बाघस्त्रम। अचानक उनके शरीर से एक ताकतवर बाघ जैसी आकृति निकलने लगी, जो देखने में अद्भुत और डरावनी दोनों थी। हिरण के झुंड से थोड़ी दूर सुनहरे रंग का एक हिरण पीली घासों को खाए जा रहा था। उसे क्या पता था कि जंगल में कोई घात लगाए बैठा है जो किसी भी पल उस पे झपट्टा मारेगा, इसलिए वो घास खाने में मग्न था। तभी विराज के पैर लकड़ी की एक छोटी सी डाली पर पड़ गए। किसी भी हिरण को वो आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन उस डाली पर पैर रखते ही वो विशालकाय हिरण तेजी से भागा। दादी काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अपने कुबड़ की वजह से वो दौड़ भी नहीं पाती, इसलिए उन्होंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया और एक सफेद रंग का बाघ उनके सीने से निकलता हुआ तेजी से उस हिरण का पीछा करने लगा। दादी एक जगह खड़े खड़े एक ही मंत्र को बुदबुदाए जा रही थी, बाघ घात रक्तशाप, बाघ घात रक्तशाप, बाघ घात रक्तशाप। विराज की निगाहें दादी के शरीर से निकलने वाले सफेद बाघ पर गड़ी थी और दादी की उस सुनहरे हिरण पे। वो हिरण कभी दाएं भागता तो कभी बाएं, कभी रुक जाता तो कभी पहले से भी तेज दौड़ने लगता। वो इतनी ऊंची छलांग लगा रहा था जैसे हवाओं में ही उड़ जाएगा। दादी के शरीर से जुड़े बाघ को शिकार पकड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हिरण कोई साधारण जीव नहीं था, इसलिए खूंखार तरीके से हमला करते हुए काफी मशक्कत के बाद उस बाघ ने उसे धर दबोचा। लेकिन उस हिरण को इस तरह से पकड़ा ताकि उसके शरीर से खून का एक तिनका भी न निकले। दादी उस हिरण की ओर बढ़ते हुए बोली, विराज आओ मेरे पीछे, तुम्हारा कपड़ा तैयार है, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। जल्दी करो, वहां पीछे खड़े मत रहो। दादी मैं समझा नहीं, आप इस हिरण से कपड़े कैसे बनाएंगी? विराज ने अचंभित होकर आगे बढ़ते हुए कहा। दादी ने बिना कुछ बोले एक धारदार खंजर निकाला और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ते हुए हिरण की खाल निकालने लगी। जैसे जैसे उस जीव का खाल निकल रहा था, वैसे वैसे उसकी सांसें रुकती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि वो हिरण बिल्कुल ही स्थिर हो गया और धीरे धीरे उसका शरीर हवाओं में विलीन होने लगा। दादी ने एक कैंची निकालकर उस खाल को इस तरह से काटा ताकि विराज को उसको आसानी से उड़ा जा सके। विराज, ये कोई आम कपड़ा नहीं है, जब भी जरूरत होगी तो ये तुम्हारी मदद करेगा। पास आओ, मैं तुम्हें इसको पहना देती हूं। विराज अपने कदम बढ़ाकर आगे आया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे देखते ही दादी ने कहा, इतनी भी तो गर्मी नहीं है, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं दादी, शायद इतनी दूर चल कर आए हैं इसलिए गर्मी लग रही है। दादी ने आगे कुछ न बोलते हुए हिरण की खाल को विराज के शरीर पर डाल दिया। उस कपड़े को पहनाते हुए उनका हाथ विराज की कलाई से टकरा गया। वो फौरन ही घबराहट में आकर बड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है विराज, तुम बीमार हो। रुको, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां जरूर होंगी। दादी फौरन अपने बैग में जड़ी बूटी ढूंढने लगी। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद जब उन्हें वो मिल गई तो उन्होंने मुड़कर विराज की ओर देखा।
विराज चुपचाप झरने की ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर दादी भी उसके पीछे पीछे आने लगी। खाई के नीचे झांकते ही विराज अचानक से जमीन पर बैठ गया और चुपके से नीचे की ओर देखने लगा। उसकी ओर बढ़ रही दादी को समझ नहीं आया कि ये लड़का कर क्या रहा है। वो कुछ बोलने वाली थी कि विराज ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, श्श। दादी चौंक गई। उन्होंने अपनी जुबां पर आ रहे शब्दों को आधे रास्ते में ही रोक दिया और विराज की तरह वो भी घुटनों के बल बैठकर झांकने लगी। नीचे देखते ही उन्होंने घबराहट में पीछे हटकर अपने मुंह को दोनों हाथों से पकड़ लिया ताकि कोई भी उनकी आवाज ना सुन सके। एक ही झटके में उनका चेहरा पसीने से भर गया। उन्हें देखकर विराज की भी धड़कनें तेज हो गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, नीचे वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कौन है दादी? जैसे लग रहा है कि वो किसी चीज की तलाश में है। दादी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हांफते हुए धीमी आवाज में कहा, वो जो सबसे लंबा और खूंखार सा है, वो शायद नर्क का पहरेदार है और शायद पूर्वी सेना का सैनिक। नर्क का पहरेदार? आपने आज तक मुझे इसके बारे में भी नहीं बताया। क्या हमें उनसे डरना चाहिए? विराज ने बिल्कुल ही धीमी आवाज में कहा और दादी ने फौरन उसके सवाल का जवाब देते हुए कहने लगी, हर किसी को उनसे डर लगता है। विराज, तुम्हें घर लौटना चाहिए। अपनी जान बचाओ और गांव वालों को आगाह करो ताकि वे सब उस जगह को छोड़कर फौरन ही कहीं छिप जाएं। दादी के शब्द में ऐसा डर था जो अंदर ही अंदर विराज को भी डरा रहा था। दादी ने हाथ देकर विराज को उठाते हुए कहा, इनकी संख्या कम है, लेकिन तुम इनसे नहीं लड़ सकते। तुम्हें यहां से जाना होगा। भागो विराज, भागो और मुड़कर मत देखना। तभी नर्क के पहरेदार को ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ। वो और उसके साथ खड़े वो 8-9 सैनिक तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। विराज घर की ओर दौड़ा और दादी ने तेजी से अपने कदमों को पीछे ले लिया, लेकिन वो घर की ओर नहीं मुड़ी। शायद वो जानती थी कि अगर वो विराज के साथ आगे बढ़ी तो विराज और गांव वालों को भी खतरा हो सकता है। विराज कुछ दूर आगे बढ़ा, तभी पीछे से दादी की आवाज आई, क्या चाहिए? नर्क के पहरेदार, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो तुम यहां? विराज ने मुड़कर देखा तो वे सभी दादी के सामने खड़े थे। एक काला भांप उनके शरीर से निकल रहा था। उन्हें देखते ही विराज रुक गया और दादी बिना विराज को देखते हुए चिल्लाकर बोली, रुको मत विराज, भागो विराज, भागो यहां से। दादी ने अपने एक पैर को पीछे किया और दूसरे पैर की ताकत से खड़ी हो गई। एक कुबड़ वाले इंसान के लिए ऐसी मुद्रा बनाना बहुत ही मुश्किल था। दादी ने अपने हाथों को पूरी तरह से खोल लिया और दोनों हाथों को आपस में जोड़कर एक मंत्र का उच्चारण करने लगी, एक देवम, एक मनः, एक शक्ति जागवह। सोए हुए जीवों, अब जागने का वक्त आ गया है। अचानक दादी के शरीर से शेर, बाघ और एक विशालकाय गैंडा निकला और उन चारों ने मिलकर नर्क के पहरेदार पर हमला करना शुरू कर दिया। नर्क के पहरेदार की लंबाई 7 फीट थी और उसके चेहरे पर न जाने कितने ही घाव थे। किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया तो किसी ने उसके पैरों को। नर्क का पहरेदार अपनी भारी और डरावनी आवाज में दहाड़ा, उस लड़के को पकड़ो, वो मुझे चाहिए। सभी सैनिक विराज की ओर दौड़े। दादी ने फौरन शेर और बैल को उन सब के पीछे लगा दिया। दोनों ने मिलकर कुछ सैनिकों को तो रोक दिया, लेकिन कुछ विराज के पीछे भागे। पकड़ कमजोर होते ही पहरेदार ने शेर की गर्दन को पकड़ लिया और इतने जोर से उसके शरीर को चीरा कि शेर का जादू खत्म हो गया और वो हवाओं में वहीं कहीं विलीन हो गया। विराज पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा और वे सैनिक उसका पीछा करने लगे। अचानक से विराज का शरीर एक सुनहरे हिरण में बदल गया और उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई।
विराज हैरान था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये कपड़े ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उस दौरान उस घड़ी उसने मन ही मन खुद से कहा, विराज, तुम्हें भागना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम में इतनी शक्तियां नहीं हैं कि तुम इनमें से एक को भी हरा सको। इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी वे हर सेकंड तुम्हारे करीब आते जा रहे हैं। विराज, तुम्हें कोई तरीका निकालना होगा। ये तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। एक वो दिन था जब तुम चाहते थे कि तुम अपने लोगों की रक्षा करो। एक आज का दिन है जब तुम्हें पता है कि तुम अपनी रक्षा भी खुद नहीं कर सकते। लेकिन पीछे दौड़ने वाले ताकतवर सैनिक भी बहुत तेज थे। विराज चाह कर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता, इसलिए वो जंगल में घुसकर अपने गांव की ओर भागने लगा। जंगल के बीच विराज उनसे आगे निकल गया, क्योंकि एक जानवर से बेहतर कोई भी जंगल को नहीं समझ सकता। यहां दूसरी ओर दादी उन तीनों से लड़ते हुए चिल्लाकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो तुम सब यहां? बूढ़ी, आज तेरी मौत निश्चित है। नर्क का पहरेदार चिल्लाया और उस बैल को धक्का देते हुए खाई के नीचे जा फेंका। दादी ने एक बार फिर बाघ और गैंडे का इस्तेमाल करके उस पे हमला करना शुरू कर दिया और एक घमासान लड़ाई की शुरुआत हो गई। नर्क के कुछ सैनिक एक साथ दादी से लड़ रहे थे। दादी कमजोर पड़ने लगी और मौके का फायदा उठाकर एक सैनिक ने दादी की पीठ में अपना चाकू घुसेड़ दिया। अचानक से हवाओं का रुख तेज हो गया और दादी अपने चेहरे के बल गिर गईं। उनके मुंह से एक गाढ़ा लाल खून बहने लगा और उनके शरीर से निकले हुए वे दिव्य शक्ति वाले जानवर खत्म हो गए। पैरों में मोटा कड़ा, 7 फीट लंबी हाइट, चेहरा बदसूरत आदमी जैसा लिए हुए वो नर्क का पहरेदार जंगल की ओर दौड़ा और अपनी मांसपेशियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए विराज का पीछा करने लगा। विराज काफी आगे निकल चुका था, लेकिन तेजी से दौड़ने की वजह से हिरण की खाल टूटे हुए एक पेड़ की डाली में फंस गई और जीवित कपड़ा उसके शरीर से निकलकर एक दूसरी दिशा में भागने लगा। विराज ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वो उन सैनिकों को भटकाएगी जो उसका पीछा कर रहे थे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन नर्क का वो पहरेदार उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा था जिस ओर विराज का गांव था। जिस नदी में विराज अभ्यास करता था, उसने बिना कुछ सोचे उस नदी में छलांग लगा दी और अपनी सांसों को रोक कर रखा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पक्का मारा जाएगा। वो पानी में बैठकर इंतजार करने लगा ताकि नर्क का पहरेदार रास्ता भटक जाए। 10 मिनट बीतते ही उसकी धड़कनें किसी टूटे हुए तारे के समान दौड़ने लगी। लग रहा था कि मिनटों में वो अपने प्राण त्याग देगा और मृत्यु उसे बहाते हुए किसी दूसरी दुनिया में ले जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।